नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 18वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो व्यक्तित्व, जिसे आप लोग पर्सनालिटी के नाम से जानते हो। और मैंने आप लोगों को ना क्लास क्रमांक 17 में ना आप लोगों का व्यक्ति जो पर्सनालिटी कहते हैं ना उसका ना पूरा थ्योरी क्लास पढ़ा चुका है। और आज का जो 18वां क्लास है ना उसमें आप लोगों का MCQ सीरीज़ कराऊंगा। मतलब जो आप लोगों का ना ये जो व्यक्तित्व पर्सनालिटी का जो आप लोगों का थ्योरी का क्लास लिया था ना, ये सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ाया था ना, तो इसमें आप लोगों का ना जो MCQ का सीरीज़ है ना वो बचा हुआ था। तो इसी पर बेस्ड ना हम लोग MCQ करेंगे और जानेंगे कि ना किस किस प्रकार से जो प्रश्न है ना वो पूछा जा सकता है। मतलब किस किस प्रकार से ना पर्सनालिटी मतलब जो व्यक्तित्व है ना उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, मैं जितना भी आप लोगों से क्वेश्चन कराऊंगा ना उन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कोशिश करना है कि मेरे आंसर देने से पहले ना सबसे पहले आप लोगों को खुद से आंसर देना और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि बाल विकास में ना जितना ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग सीखोगे, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा ना कि सारे ऑप्शन को ना आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना उसके बाद इसका जो पूरा PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के आप लोग सर्च कर सकते हो बाय MD धीवर करके। उसके अलावा ना इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना अपना टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सिगमंड फराडे के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए इडिपस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रा, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिगमंड फराडे के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो पुत्री में पिता के प्रति जो मानसिक ग्रंथि पाई जाती है ना वो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। और मैंने आप लोगों को क्लास क्रमांक 17 में समझाया था ना। चलिए अभी भी आप लोगों को ना थोड़ा सरल तरीके से अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ आप लोगों को याद रखना है वो, आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो लड़की होता है ना वो अपने पिता के प्रति जो उसका प्रेम होता है ना उसका बहुत ही ज़्यादा होता है अपने पिता के प्रति जो लड़की होता है वो। तो ये किसके कारण होता है ना, वो इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। अब इसे आप लोग कैसे याद रखोगे? तो देखो लड़की जो है ना उसे क्या पसंद है, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी जो अभी का है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से आप लोग क्या रिलेट करोगे? इलेक्ट्रा का रिलेट करोगे क्या? तो इलेक्ट्रिक गाड़ी से ना इलेक्ट्रा को रिलेट करके पढ़ोगे, ठीक है। मतलब जो एक लड़की है ना उसे इलेक्ट्रिक का जो वाहन है, जो गाड़ी है वो पसंद है। अपने पिता को ना वो इलेक्ट्रिक गाड़ी गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ जाइएगा कि पुत्री में ना पिता के प्रति जो प्रेम होता है वो किस लिए होता है, तो इलेक्ट्रा के कारण होता है। समझ में आया ना? ठीक उसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि एक जो पुत्र होता है, एक जो लड़का होता है, वो अपने माता के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? ईडिपस ग्रंथि के कारण। किसके कारण? तो ईडिपस ग्रंथि के कारण होता है। और आप लोग इसे कैसे याद रखना कि एक जो लड़का होता है, एक जो पुत्र होता है, उसे ऑडी गाड़ी पसंद है। क्या? तो ऑडी कंपनी के गाड़ी आता है ना, आप लोगों को पता होगा। तो ऑडी गाड़ी पसंद है, एक लड़का को अपने माता के लिए ना वो गिफ्ट करना चाहता है, ये समझना ऑडी गाड़ी। तो लड़का को क्या पसंद है? ऑडी। और ऑडी से क्या लोगे आप लोग? ईडी पास लोगे। ईडी से ऑडी बना है ना, ये आप लोग ऐसे समझिएगा, ठीक है। और दोनों को आप लोगों को नोट करके रखना है अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। लड़की को इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद है, मतलब इलेक्ट्रा ग्रंथि है लड़की में। और उसी प्रकार से लड़का को ना ऑडी गाड़ी पसंद है, मतलब ईडी पास ग्रंथि है उसमें। तो ऐसे आप लोग समझोगे तो समझ में आएगा अच्छे से, अगर रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को समझना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को अब ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि ऑप्शन ए सीखने की एक समान गति पर जोर दें, ऑप्शन बी परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, ऑप्शन सी कठोर अनुशासन का पालन करें, या ऑप्शन डी सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है, तो विद्यार्थी में ना व्यक्तिक भिन्नता होती है, ये तो करेक्ट हो जाएगा ना जी। प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अपने में ना यूनिक होता है, अपने में भिन्न होता है, आप लोगों को पता होगा ना। तो अतः शिक्षकों को क्या करना चाहिए जब विद्यार्थियों में व्यक्तिक भिन्नता होती है? तो सीखने के जो विविध अनुभव है ना, अलग अलग प्रकार से जो सीखने के अनुभव है ना उसको उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों को दंडित करना, ऑप्शन बी पालकों को लाने के लिए भेजना, ऑप्शन सी छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना या ऑप्शन डी उन्हें कड़ी चेतावनी देना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो एक शिक्षक के रूप में जो आपकी जो प्रतिक्रिया होगी ना वो छात्र को ना व्यक्तिगत तौर पर आप परामर्श दोगे कि ये सारा चीज़ जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो बोल करके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट TAT है। ऑप्शन ए व्यक्तिनिष्ठ तकनीकी, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ तकनीकी, ऑप्शन सी प्रक्षेपण तकनीकी या ऑप्शन डी प्रयोगात्मक तकनीकी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण तकनीकी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट TAT है। तो ये जो TAT है ना जो जिसका फुल फॉर्म जो है ना वो थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट जो है ना, तो इसमें क्या किया जाता है प्रक्षेपण तकनीकी के माध्यम से ना किसी भी व्यक्ति के ना व्यक्तित्व को मापा जाता है, उसके व्यवहार को मापा जाता है कि वो किस प्रकार का उसका व्यवहार है उसको मापा जाता है। और इसको मापने का जो तरीका होता है ना वो चित्रों का प्रदर्शन करके मापा जाता है, कहानी बनाकर मतलब कहानी पूछकर मापा जाता है और उसके अलावा विश्लेषण करके ना पूछा जाता है। ये जो प्रक्षेपण तकनीकी है वो। ठीक है, तो प्रक्षेपण तकनीकी के माध्यम से ना व्यक्तियों के ना व्यक्तित्व को मापा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो फुल फॉर्म है उसको भी आप लोगों को नोट करके रखना है थीमेटिक ऑपरेशनल टेस्ट के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। अभिबुद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी शारीरिक, ऑप्शन सी चारित्रिक या ऑप्शन डी भावात्मक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है मानसिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभिबुद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो ये जो अभिबुद्धि का संबंध है ना वो बालक के ना मानसिक पहलू से है, ये आप लोगों को याद रखना है। और सबसे पहला मैं आप लोगों को बता दूं ना कि अभिबुद्धि क्या होता है। तो अभिबुद्धि का जो अर्थ होता है ना वो सोचने समझने निश्चय करने या निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना उससे है। और यह बालक की ज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव क्षमता है ना उसमें ना बुद्धि का विकास को इंगित करता है, मतलब बताता है, ये अभिबुद्धि कहलाता है। ठीक है, जो सोचने समझने की क्षमता होता है वो। और सोचने समझने की क्षमता किस में आता है? मानसिक जो बुद्धि होता है उसमें ही ना आएगा। जी हाँ, और अगर आप लोगों का ये जो शब्द है ना अभिबुद्धि लिखा है ना यही पास अगर अभिवृद्धि होता क्या, तो अब यही पास ना अगर अभिवृद्धि होता ना तो वो शारीरिक जो है ना वो करेक्ट हो जाता। अभिवृद्धि का जो अर्थ होता है ना वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मतलब शरीर में ना जो बॉडी का बढ़ना, मतलब आप लोगों का वेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना और ये आपका लंबाई का बढ़ना है, सारे के सारे ना अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है और वो शारीरिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभिबुद्धि बोला है, अभिबुद्धि और अभिवृद्धि में बहुत अंतर है, दोनों को याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभिबुद्धि बोला है तो मानसिक आएगा और अभिवृद्धि बोलता तो शारीरिक आ जाता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए व्यक्तित्व अनूठा व विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व आनुवांशिकता व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, ऑप्शन सी व्यक्तित्व व्यक्ति के अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है या ऑप्शन डी व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? बोला है जी गलत। और व्यक्तित्व के संदर्भ में जो कथन गलत है वो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो जो व्यक्तित्व होता है, जो पर्सनालिटी होता है, वो कैसे केवल बाह्य रूप तक सीमित होगा? जी हैं, मतलब आप लोगों को जो बाहरी तौर पे दिखता है केवल वहीं तक की सीमित होता है क्या? जो व्यक्ति है, जो पर्सनालिटी है वो नहीं होता। उसके गुण, उसके अंदर में क्या क्या गुण है, उसकी क्या कौशल, ये सारा चीज़ तक की फैला हुआ होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन सी व्यक्तिवृत्त अध्ययन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व की जो विकास की अवस्था है ना वो अधिगम एवं वृद्धि करेक्ट हो जाएगा। और अधिगम का जो मतलब होता है वो लर्निंग होता है, सीखना होता है। ठीक है, और वृद्धि का जो मतलब होता है ना वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब ये होता है कि आपके शरीर के वजन का बढ़ना, आपके शरीर के लंबाई का बढ़ना, बाल का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये तमाम जो मात्रात्मक जो वृद्धि होता है ना उसे हम लोग क्या कहेंगे? वृद्धि होगा। और वृद्धि जो होता है वो शारीरिक परिवर्तन होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सीखना एवं वृद्धि जो होता है ना वो व्यक्तित्व के विकास की अवस्था होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। ऑप्शन ए पर्यावरण के साथ, ऑप्शन बी जीवन के साथ, ऑप्शन सी प्रकृति के साथ या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, तो व्यक्तित्व का जो स्थायी समायोजन है ना वो पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी होता है और प्रकृति के साथ भी होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। और स्थायी समायोजन का मतलब होता है कि आप ना वातावरण में क्या करोगे? समायोजन कर लोगे, मतलब अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लोगे, अपने आप को समायोजित कर लोगे। ठीक है, मतलब आप एक स्थान से जब दूसरे स्थान में जाते हो ना तो पर्यावरण के साथ क्या करना होता है? समायोजन करना पड़ता है। अपने जीवन, अपना जो दिनचर्या है उसके साथ क्या करना पड़ता है? समायोजन करना पड़ता है। और प्रकृति के साथ मतलब नेचर के साथ भी समायोजन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय विभिन्नताओं से, ऑप्शन बी आनुवंशिकी विभिन्नताओं से, ऑप्शन सी पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण और आनुवंशिकता के बीच अंतर संबंध से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनुष्य में व्यक्तिगत भिन्नताएं निर्धारित होती है, तो मनुष्य में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना मतलब जो प्रत्येक मनुष्य होता है वो अपने आप में भिन्न होता है, अपने आप में यूनिक होता है ना। तो इसका जो निर्धारण है ना वहाँ के जो पर्यावरण है और वहाँ के जो आनुवंशिकता है वो उनका अंतर संबंध हो जाता है। पर्यावरण मतलब जिस इलाके में आप रहते हो, जिस स्थान पर आप रहते हो ना उसके अनुसार आपका डेवलप होगा, आपका विकास होगा। और जैसा आपका आनुवंशिकता होगा ना, जैसे आपके माता पिता का जो बिहेव है, आदत है, व्यवहार है, रहने का दिनचर्या है ना, तो वो सारा चीज़ कहलाता है आनुवंशिकता कहलाता है। तो वो ना निर्धारित करता है आपके व्यक्तिगत भिन्नताओं को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। तो आप लोगों को ना ये 4 कथन दिया और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं, आप लोगों को ये बताना। फर्स्ट को पढ़ो, इसका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। दूसरा, ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभावों से प्रभावित नहीं होते हैं। तीसरा, वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय व वैध होते हैं। या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1, 2 एवं 3, ऑप्शन सी केवल 4 या ऑप्शन डी 2 एवं 3। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एवं 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के जो गुण के संबंध में जो सही कथन है ना वो सबसे पहला फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण में ना जो अंकन है मतलब जो नंबरिंग है ना वो शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। दूसरा को देखो, ये परीक्षण व्यक्तिगत प्रभावों से प्रभावित नहीं होता, मतलब किसी एक व्यक्ति के जो प्रभाव है जो इफेक्ट ना उससे प्रभावित नहीं होता, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा देखो, वस्तुनिष्ठता के आधार पर ये अधिक विश्वसनीय व वैध होता है। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है ना उसके आधार पर ना ये विश्वसनीयता एवं वैध दोनों ही हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ऑप्शन ए रुचियों के, ऑप्शन बी सीखने के, ऑप्शन सी चरित्र के या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्षेत्र हो सकता है। तो एक जो कक्षा है ना उसमें व्यक्तिगत भिन्नता मतलब एक जो क्लास है ना उसमें अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न जो स्टूडेंट है जो विद्यार्थी है वो रहते हैं, तो ये करेक्ट ही ना होगा। जी हाँ, जो विद्यार्थी हैं वो रुचियों में अलग हो सकते हैं, मतलब सभी का रुचि अलग अलग हो सकता है। उसके साथ सीखने में मतलब सभी का जो सीखने का तरीका है वो भी अलग अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है। और उसके अलावा चरित्र के, तो कई जो व्यक्ति है जो स्टूडेंट है ना वो चरित्र में अलग अलग होते हैं, कई अच्छा होता है, कई लोग थोड़े से बुरे होते हैं जो विद्यार्थी हैं वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षा में सुधार के लिए, ऑप्शन बी समूह शिक्षण के लिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी के व्यक्तित्व भेदों का ज्ञान आवश्यक है। तो एक जो शिक्षक है ना उनको ना विद्यार्थियों के ना जो विभिन्न प्रकार के जो भेद है उसके व्यक्तित्व में ना मतलब किस किस प्रकार के व्यक्तित्व के जो स्टूडेंट है वो रहते हैं ना वो शिक्षक को जानना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि विद्यार्थियों के ना जो वास्तविक आवश्यकता है मतलब किस प्रकार से वो सीख सकते हैं ना, तो उसके अनुरूप जो विद्यार्थी ना उसको बना सके, उसके अनुरूप उसको पढ़ा सके ना, तो इसके लिए ना जो विद्यार्थी है उसके व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना शिक्षकों को आवश्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च सामाजिक विकास में खराब होता है, यह एक उदाहरण है। ऑप्शन ए मापने योग्य व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अंतर, ऑप्शन सी इंट्रा व्यक्तिगत अंतर या ऑप्शन डी इंटर व्यक्तिगत अंतर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इंट्रा व्यक्तिगत अंतर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक बच्चा रचनात्मकता पर औसत शैक्षणिक उपलब्धि में उच्च सामाजिक विकास में खराब होता है, यह एक उदाहरण है। तो इसमें क्या नापा जा रहा है? आप लोग प्रश्न क्रमांक 13 को पढ़ रहे हो तो इसमें ना व्यक्तिगत अंतर को मापा जा रहा है कि एक जो बच्चा है ना उसमें ना औसत कितना है, शैक्षणिक उपलब्धि कितना है, उसमें उच्च सामाजिक जो विकास है वो कितना हुआ है या कितना नहीं हुआ है, या खराब है या अच्छा है ना, तो ये मापा जा रहा है इंट्रा व्यक्तिगत अंतर के माध्यम से। ठीक है, और इंट्रा व्यक्तिगत अंतर जो है ना वो क्या होता है आप लोगों को और सरल तरीके से बताऊं ना, तो एक जो बच्चा है ना वो दूसरे बच्चों के व्यवहार को ना जब मापता है ना उसके अंतर को ढूंढता है ना तो वो क्या कहलाता है? इंट्रा व्यक्तिगत अंतर कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या करता है एक जो बालक है वो और दूसरे बालक के ना जो व्यक्तिगत व्यवहार में अंतर होता है ना तो उसके अंतर को ढूंढता है, तो वो इंट्रा व्यक्तिगत अंतर कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी इंटर व्यक्तिगत अंतर क्या होता है ये बताओ ना। तो जो एक बच्चा है ना वो स्वयं के व्यवहार में अंतर को ढूंढता है। क्या? तो एक जो बच्चा है ना वो स्वयं के व्यवहार में जब अंतर को ढूंढता है ना कि मेरे में कौन से व्यवहार संबंधी अंतर है, कौन सी कमियां हैं, ये ढूंढेगा ना खुद के अंदर ना, तो वो इंटर व्यक्तिगत अंतर कहलाएगा। ठीक है, दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14
को ध्यान से पढ़िए। कथन दिया है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ छोटे हैं, और कुछ गोरे हैं और कुछ सामान्य काले हैं, कुछ लोग पुष्ट हैं और कुछ लोग कमजोर हैं। यह किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए बुद्धि और लिंग अंतर, ऑप्शन बी बुद्धि और जातीय अंतर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत असमानता, या ऑप्शन डी व्यक्तिगत उन्नति। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत असमानता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला एक कथन दिया था और कथन में बोला था कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो लंबे हैं और कुछ लोग जो है वो छोटे हैं, कुछ लोग गोरे हैं और कुछ लोग क्या है काले हैं, और कुछ लोग क्या है पुष्ट हैं और कुछ लोग क्या है कमज़ोर है। तो इसमें क्या बता रहा है कि अलग अलग लोगों की क्या व्यक्तिगत असमानता, व्यक्तिगत अंतर को बता रहे हैं ना, हैं कि जो लोग होते हैं वो किस किस प्रकार से, कोई लंबे हैं, कोई छोटे हैं, कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई पुष्ट है, कोई कमज़ोर है। तो ये किसको दर्शा रहा है जी? असमानता को दर्शा रहा है ना। जी हाँ, जो व्यक्तिगत असमानता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी एक समान प्रतिरूप, ऑप्शन सी एकीकरण, या ऑप्शन डी व्यक्तिक भिन्नता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिक भिन्नता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? तो प्रत्येक बच्चा जो है वो अद्वितीय है, अपने आप में यूनिक होता है ना, वो व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले थ्योरी में ही बता दिया हूँ ना कि व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है ना वो अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अद्वितीय होता है, अपने आप में भिन्न होता है। तो वो क्या होगा? तो वो व्यक्तिक भिन्नता को ही ना दर्शाता है। जी हाँ, कोई भी दो समान आप बालक ले आओ, कभी वो समान रहेगा का? चाहे वो बॉडी में हो, चाहे वो गुण में हो, चाहे वो किसी प्रकार के कौशल में हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिक भिन्नता करेक्ट हो जाएगा। और दो व्यक्ति में हमेशा भिन्नता पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी स्किनर, या ऑप्शन डी टाइलर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए गाल्टन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने का ना सबसे पहला जो प्रयत्न किया गया ना, वो फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन के द्वारा किया गया था। मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था और नोट करने के लिए भी बोला था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए गाल्टन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी खालिस्तान पहचान होनी चाहिए। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी अभिरुचि, ऑप्शन सी योग्यता, या ऑप्शन डी ज्ञान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अभिरुचि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी अभिरुचि की पहचान होनी चाहिए। जी, अभिरुचि का जो मतलब होता है ना कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस में है, मतलब आप किस फील्ड में जाना चाहते हो ना, ये आप लोगों का अभिरुचि कहलाता है, ठीक है। और आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, इसीलिए टेट का एग्ज़ाम न देना चाहते हो। शिक्षक बनना आपकी अभिरुचि है, आपका स्किल है ना वो पढ़ाना, आपको अच्छा लगता है, आपकी रुचि है, तब ना आप शिक्षक बनना चाहते हो। तो किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले ना उसकी जो अभिरुचि है, उसकी जो इंटरेस्ट है ना, उसकी पहचान कर लेना आवश्यक है, जो छात्र छात्राएं हैं उनको, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी अभिरुचि करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन ए उसे एकांकी रखना चाहिए, ऑप्शन बी उसके व्यवहार के पीछे छुपे कारणों की जांच करनी चाहिए, ऑप्शन सी उसे कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी उसे अनदेखा किया जाना चाहिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके व्यवहार के पीछे छुपे कारणों की जांच करनी चाहिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने के लिए प्रभावशाली तरीका है। तो एक जो बच्चा है वो आक्रामक है, मतलब बात बात पर झगड़ा करता है ना, तो उसके जो इस व्यवहार है उसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? उसके व्यवहार के पीछे जो छुपे कारण है ना, उसको सबसे पहले जाँच कर लेनी चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके
उसके व्यवहार को जब जान लोगे कि वो जो आक्रामक जो बच्चा है ना, तो उस आक्रामकता का कारण क्या है, तो जब जान लोगे तब आप लोग सुधारात्मक कार्यवाही न कर सकते हो। जी हाँ, उसे दूर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप ऑप्शन ए उसे नज़रअंदाज करेंगे, ऑप्शन बी परीक्षा में कम अंक प्रदान करेंगे, ऑप्शन सी उसके पालकों से बात करेंगे या ऑप्शन डी उसे फटकारेंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो व्यापम के द्वारा ना इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आप लोग देखोगे ना, तो ये प्री बीएड 2019 में पूछा गया प्रश्न था और ना व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। और इसका जो कारण है ना, इसमें ना उचित आंसर नहीं दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है, इसलिए विलोपित कर दिया गया। इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या होना चाहिए था, समझदारी और सकारात्मक तरीके से समझने की कोशिश करना ना, ये इसका आंसर हो सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें उपयुक्त ना आंसर नहीं देने के कारण ना व्यापम के द्वारा उसे ना विलोपित कर दिया गया है। कैसे? तो उसे नज़रअंदाज करना, तो उस बालक को नज़रअंदाज थोड़ी ना कर सकता है एक जो शिक्षक है वो, परीक्षा में कम अंक थोड़ी ना दे सकता है एक जो शिक्षक है वो, उसके अलावा जो नज़रअंदाज करता है उसके पालकों से थोड़ी ना बात कर सकता है, जी हाँ, या उसे फटकार थोड़ी ना सकता है एक जो विद्यार्थी है उसको। तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ना, वो निगेटिविटी को दर्शा रहे हैं ना एक शिक्षक के लिए, ठीक है। तो उसका सम्मान नहीं करता, मतलब एक जो शिक्षक है उसका अगर सम्मान नहीं करता ना, तो सबसे पहले उसकी स्थिति का ना समझना होगा। मतलब ये कि ना, कि अगर एक छात्र जो है वो शिक्षक का सम्मान नहीं करता तो क्यों नहीं करता, इसके छिपे हुए कारणों का ना समझना आवश्यक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ना व्यापम के द्वारा ये जो प्रश्न है उसे विलोपित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को अब ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, ऑप्शन ए कठिन परिश्रम, ऑप्शन बी आज्ञाकारिता, ऑप्शन सी विनम्रता या ऑप्शन डी स्वतंत्र चिंतन। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी स्वतंत्र चिंतन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, तो एक जो विद्यार्थी है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण गुण है ना, वो स्वतंत्र चिंतन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी विद्यार्थी को या किसी व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन करने के लिए दोगे ना, तो वो सबसे ज़्यादा ना अच्छे से तरीके से सीख पाएगा, अच्छे से सोच पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए, ऑप्शन ए छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार, ऑप्शन बी शिक्षक के ज्ञान के अनुसार, ऑप्शन सी शिक्षक के रुचि के अनुसार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय होना चाहिए, तो एक जो शिक्षक है ना उसके द्वारा जो पढ़ाया जाने वाला जो विषय होना चाहिए ना, वो छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। मतलब उसे उस लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, उस तरीके से पढ़ाना चाहिए जो ना एक जो छात्र है वो समझ सके, ठीक। मतलब ये है कि शिक्षक को ना उस लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए, उस सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो ना छात्र के मानसिकता के अनुरूप वो होना चाहिए। मतलब छात्र आसानी से उस विधि को सीख सके, उसके बताए हुए शब्दों को समझ सके, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। एक सफल शिक्षक को होना चाहिए, ऑप्शन ए सहनशील, ऑप्शन बी अनुशासन प्रिय, ऑप्शन सी क्षमाशील या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक सफल शिक्षक को होना चाहिए, तो एक जो सफल शिक्षक है ना उसे होना चाहिए सहनशील होना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए और क्षमाशील भी होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। साधारणतः विश्वास किया जाता है कि शिक्षक को छात्र के साथ खालिस्तान होना चाहिए, ऑप्शन ए कठोर व पहुँचविहीन, ऑप्शन बी कठोर व अंतर्मुखी, ऑप्शन सी आदरणीय परंतु मित्रवत या ऑप्शन डी आत्मनिर्भर व पहुँच योग्य। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आदरणीय परंतु मित्रवत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? साधारणतः विश्वास किया जाता है कि शिक्षक को छात्र के साथ होना चाहिए, तो एक जो शिक्षक है उसको ना छात्र के साथ जो उसका व्यवहार होना चाहिए ना, वो आदरणीय होना चाहिए परंतु मित्रवत उसका जो व्यवहार है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, ऑप्शन ए स्मृति स्तर, ऑप्शन बी बोध स्तर, ऑप्शन सी चिंतन स्तर या ऑप्शन डी अभिप्रेरणा स्तर। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा स्तर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है बोला है, मतलब पढ़ाने का जो और तरीका है ना वो नहीं है बोला है ना। तो अभिप्रेरणा स्तर जो है ना, मोटिवेशन जो स्तर है ना वो नहीं है, पढ़ाने का तरीका। भले ही एक जो शिक्षक है वो मोटिवेट करते हैं लोगों को, वो अलग फील्ड हो जाता है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है, शिक्षण का जो तरीका है ना वो नहीं है बोला है, तो अभिप्रेरणा स्तर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो शिक्षण का जो स्तर होता है ना वो स्मृति स्तर, मतलब याद रहे ऐसे स्तर पर पढ़ाया जाता है। बोध स्तर मतलब आपको समझ में आए ऐसे पढ़ाया जाता है। और तीसरा चिंतन स्तर, मतलब आप लोगों की जो सोच का जो स्तर है ना उसको चिंतनशील बनाने के लिए वो भी शिक्षण दिया जाता है, मतलब पढ़ाया जाता है ताकि आप उस विषय पर अच्छे से सोच सको। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है? ऑप्शन ए कठोर अनुशासन, ऑप्शन बी भौतिक परिस्थितियां, ऑप्शन सी निर्धनता या ऑप्शन डी शिक्षक का अच्छा व्यवहार। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी शिक्षक का अच्छा व्यवहार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है? तो बालक का जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य है ना उससे संबंधित होगा वो शिक्षक का अच्छा व्यवहार ही ना होगा। जी हाँ, जो एक बालक का जो मानसिकता होगा ना, जो उसका स्वास्थ्य होगा वो अच्छा होगा। अगर शिक्षक अच्छा व्यवहार करेगा तो बालक की जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहेगा ना, मतलब वो भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि लेगा। कठोर अनुशासन में तो डिप्रेशन में आ जाते हैं जो बच्चे हैं वो बार बार। भौतिक परिस्थितियां मतलब उसके पास अगर कोई चीज़ होगा तब वो पढ़ पाएगा क्या, और नहीं होगा तो नहीं पढ़ पाएगा क्या। और निर्धनता, तो निर्धनता भी किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा? नहीं करेगा जी। अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में बोले तो अच्छा स्वास्थ्य केवल पॉजिटिव में ना, जो आंसर होगा वो शिक्षक का अच्छा व्यवहार पॉजिटिव में, इसमें ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। किस बालक में स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है? ऑप्शन ए बुद्धिमान, ऑप्शन बी सृजनशील, ऑप्शन सी सक्रिय या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सृजनशील करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस बालक में स्वतंत्र चिंतन के गुण पाया जाता है? तो जो सृजनशील बालक है, जो क्रिएटिविटी वाला जो बालक है ना उसमें स्वतंत्र चिंतन का गुण पाया जाता है, मतलब स्वतंत्र रूप से वो किसी भी पक्ष के ऊपर ना सोच सकता है, समझ सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए मित्रवत, ऑप्शन बी औपचारिक, ऑप्शन सी सद्भावना एवं सम्मानपूर्ण या ऑप्शन डी उदासीन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मित्रवत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध होना चाहिए। शिक्षार्थी मतलब जो विद्यार्थी है ना उसका ना संबंध होना चाहिए, एक जो टीचर है और एक जो स्टूडेंट है उसमें संबंध होना चाहिए बोले है ना, तो मित्रवत हमेशा उसका संबंध होना चाहिए, यही करेक्ट आंसर होता है हमेशा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। शून्य पाठचर्या क्या है? ऑप्शन ए पाठचर्या जिसमें शून्य उद्देश्य है, ऑप्शन बी पाठचर्या जो छात्र नहीं सीखते, ऑप्शन सी पाठचर्या जो शून्य विधि का उपयोग करती है या ऑप्शन डी पाठचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पाठचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शून्य पाठचर्या क्या है? तो शून्य पाठचर्या जो है ना वो ऑप्शन नंबर डी पाठचर्या जो शिक्षक नहीं सिखाते करेक्ट हो जाएगा। तो जो शून्य पाठचर्या जो होता है ना वो शिक्षक जो है ना वो किसी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को जो नहीं सिखाते ना, जो नहीं पढ़ाते ना, उसे हम लोग शून्य पाठचर्या के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए आनुवांशिकता, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी आनुवांशिकता और पर्यावरण का मिश्रण या ऑप्शन डी परीक्षाओं की संख्या। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण का मिश्रण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एक जो व्यक्ति है ना उसके व्यक्तित्व में जो भूमिका निभाता है, उसके पर्सनालिटी में ना, वो आनुवांशिकता मतलब हेरिडिटी है, जो उसके माता पिता से उसको जो जीन मिलता है, उसको जो गुण मिलता है वो व्यक्तित्व के विकास का निर्धारण करता है। उसके अलावा पर्यावरण मतलब एक जो बालक है वो जिस पर्यावरण में रहता है, जिस माहौल में रहता है ना, वो उसके व्यक्तित्व के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका
भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम, ऑप्शन बी समानता का नियम, ऑप्शन सी निकटता का नियम या ऑप्शन डी सामान्य भाग्य का नियम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पूर्ति नियम, क्लोजर का नियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अवधारणात्मक संगठन का गेस्टाल्टवादी सिद्धांत जो होता है ना उसमें पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत है जो पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है। मतलब मैं आप लोगों को ना किसी प्रकार का ना संकेत दूँ ना तो आप लोग क्या करोगे, लापता जो जानकारी होगा ना उसे भरकर संपूर्ण कर लोगे। कैसे? तो आप लोगों को सरल तरीके से ना ये जो क्लोजर का नियम है उसे बताओ ना तो मैं आप लोगों को मान कर चलो ना एक संकेत दे दिया, ऐसे आधा चित्र दे दिया और उसके बाद आप लोगों को संकेत देता हूँ कि ये क्या होगा। तो आप लोग ना ये संकेत जो दिया ना उससे आप लोग समझोगे कि ना ये जो ना आकार जो लिखा है दिया है ना उसको ऐसे करूँगा तो वो फुलफिल हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो लापता जानकारी है उसको क्या करेगा, भर करके संपूर्ण कर लेगा। ठीक है, मतलब आधा अधूरा जो जानकारी है ना उस पर मैं आप लोगों को अगर संकेत दूँ ना तो वो जो आधा अधूरा जानकारी है ना तो उसे आप लोग पूर्ण कर लेते हो। तो ऐसा जो ना नियम है वो क्या कहलाता है, क्लोजर टेस्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, या क्लोजर का नियम कहलाता है, जिसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा।